केदारनाथ जी ने इसी मोतिहारी शहर में कहा था कि साहित्य में हम बाड़ेबंदी नहीं कर सकते। माशूक, उर्दू में पहले माशूक मर्द होता था, औरत की कहीं चर्चा नहीं थी। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। नेता वोट दीजिए हमको। कहा कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। क्या बात। वो कहा भी है, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। नमस्कार, फाइनल पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुलरेश आज़ाद। शायरी में गज़ल बहुत ही प्रचलित एक विधा है और ये कहा गया है कि गज़ल हमारी तहज़ीब में है और हमारी तहज़ीब गज़ल में है। और गज़ल की उत्पत्ति को लेकर जो बात कही जाती है, गज़ल दरअसल फ़ारसी से उर्दू में और उर्दू से उसके बाद हिंदी और दूसरी भाषाओं में गज़ल गई। कसीदा एक विधा है शायरी की। तो कसीदा की जो भूमिका तैयार की जाती थी, जिसको तशबीब कहते थे फ़ारसी में, तो उसकी उसी भूमिका को, तशबीब को हटा के अलग फॉर्मेट दिया गया, जिसका नाम पड़ा गज़ल। और गज़ल की लोकप्रियता हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको जानते हैं कि गज़ल कितना लोकप्रिय विधा है। चाहे गायकी की बात हो या कवि सम्मेलनों की बात हो या साहित्य पत्र पत्रिकाओं में गज़ल को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो आज उसी गज़ल विधा पे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार। और इन्होंने BHU से पढ़ाई लिखाई इन्होंने की और वहीं से अंतर्भाषिक काव्य विनिमय और हिंदी गज़ल पे इनका शोध कार्य है। और हिंदी गज़ल पे एक मजबूत पकड़ रखने वाले एक विद्वान प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवा देते रहे हैं। हम उनका अपने फाइनल पोस्ट के स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। आपने हिंदी गज़ल पे शोध कार्य किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ़ारसी से उर्दू में और उर्दू से हिंदी में गज़ल आई, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी गज़ल की शुरुआत कहाँ से? देखिए, हिंदी गज़ल की शुरुआत जो है वो तो अमीर खुसरो के ही ज़माने में हो चुकी थी। जैसे कोई किसान रस्सी बांटता है और रस्सी में 2 रंग की रस्सियों को बांट करके वो बांट करके रस्सी का निर्माण करता है। अमीर खुसरो ने इस ढंग की कोशिश की थी। जे हाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो काटूँ कैसे अंधेरी रतियाँ। देख लीजिए, एक पंक्ति जो है फारसी है और दूसरी ब्रजी है। चूँकि ब्रज भाषा में उनकी माँ थी और विदेश से उनके पिता आए थे आक्रांता के रूप में, तो समन्वय वहीं हो गया। इसलिए समन्वय के सबसे बड़े झंडा बरदार के रूप में अमीर खुसरो हमारे बीच है। और जब वो उर्दू में भी कहते हैं, जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर, हक्का इलाही क्या किया तड़पन लगा मेरा जिया, तू तो हमारा यार है तुझ दोस्ती बिस्यार है। इसमें 2-4 शब्द ही ऐसे हैं जिसे हिंदी वाले नहीं समझ सकते। बाकी सारा का सारा 95% हम आप सब समझ रहे हैं हिंदुस्तानी। तो ये उन्होंने दाग बेल डाली। और यही नहीं, 2 सुखने जो उन्होंने लिखे, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा पड़ा, हरी थी मन भरी थी राजा जी के खेत में 2 साला ओढ़े खड़ी थी मकई। तो इस ढंग के जो 2 सुखने गढ़े, काहे को ब्याहे विदेश ओ बाबुल मोरे, इस ढंग के गीत लिखे उन्होंने। तो हिंदी की आत्मा उनमें थी और गज़ल की शुरुआत वहीं से हम लोग मानते हैं। उसके बाद ये ज़मीन में ये गज़ल की जो बीज है गज़ल का, वो दबा रहा और बीच में कोई ऐसा नहीं मिलता जहां आपको गज़ल मिले। जब बाज़ाब्ता तौर पे गज़ल जो है, हाँ, हिंदी में जो शुरुआत होती है उसकी, उसको बताने वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से 1885 में भारतेंदु बाबू गुजर गए। उसके पहले उन्होंने 2 दीवान दिए, एक चमनिस्ताने हमेशा और गुलजारे पुर बहार। ये 2 संग्रह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में साहित्यिक खंड में अभी भी संरक्षित और सुरक्षित है। और चूँकि गज़ल अभी जन्म ले चुकी थी, तो बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है, सद्यः प्रसूत बच्चा, तो उसके शरीर पे रक्त इत्यादि और वो सब जो वेस्टेड आइटम है वो सब लिपटा होता है, उसको हम नहलाते धुलाते हैं, साफ करते हैं। जैसे एक बात आपने भी की कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से गज़ल की शुरुआत होती है, तो उसको आप हिंदी गज़ल कहेंगे या उर्दू गज़ल कहेंगे? हिंदी गज़ल कहेंगे।
इसलिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो किताबों के नाम आपने बताए, हाँ रिहा करता नहीं सयाद हमको मौसम गुल में, कफस में जी जो घबराता है सर्दे दे पटकते हैं, तो इसको आप उर्दू गज़ल के खाने में रखेंगे या हिंदी गज़ल? हम इसको हिंदी गज़ल के खाने में रखेंगे, इसलिए कि वहाँ जो गुलो बुलबुल, शमा परवाना, सुराही पैमाना, इन सब की जो बातें थी उससे थोड़ा अलग बातें कही हैं। और भारतेंदु में विद्रोह के भी स्वर दिखाई पड़ते हैं, जो उस समय उर्दू साहित्य में इस ढंग के विद्रोह के स्वर नहीं थे। जैसे आप देखिए, वो कहते हैं कि जहाँ देखो वहीं मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, जहाँ देखो वहीं मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, उसी का सब है जलवा जो जहाँ में आशकारा है। तेरा दम भरते हैं हिंदू अगर नाकूस बजता है, तुझे ही शेख ने प्यारे अज़ां देकर पुकारा है। एकेश्वरवाद की बात करते हैं यहाँ। उसके बाद अंग्रेज़ों को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, हिला देंगे अभी ये संग दिल तेरे कलेजे को, हमारी आहे आतिश पार से पत्थर पिघलते हैं। तो इतना पायदार शेर उस युग में, शुरुआती युग में मिलना। रसा उपनाम से लिखते थे, तो बनारसी जिंदा दिली उसमें देखिए वो कहते हैं कि उड़ा दूंगा रसा में धज्जियाँ दामाने सहरा की, अबस खारे बयाबा मेरे दामन से अटकते हैं। तो ऐसा है ना कि भारतेंदु में कुछ के रीतिकाल का प्रभाव, इसलिए कि रीतिकाल में थे, न बोसा लेने देते हैं न लगते हैं गले मेरे, अभी कम उम्र हैं हर बात पे मुझसे झिझकते हैं। हिंदी और उर्दू गज़ल की बात होती है, भारतेंदु जी की बात आपने कही है, उनकी रचनाएं जो आपने सुनाई, जहाँ तक हम समझते हैं, तो हिंदी और उर्दू दोनों तरह के शब्दों का उपयोग, दोनों तरह के शब्द। तो हम उसको हिंदी और उर्दू गज़ल नहीं कह के हिंदुस्तानी गज़ल क्यों नहीं कह सकते? कहा जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात होगी हिंदुस्तानी गज़ल अगर कहते हैं, लेकिन हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल कहने में एक बारीक सा फ़र्क ये है कि जो बातें उर्दू गज़ल में नहीं कही जा रही थी शिद्दत से, मैंने विषय क्या, हाँ, या फिर इकबाल और साहिर लुधियानवी जैसे लोगों ने जो बातें कहीं, उन्हीं को हिंदी गज़ल वालों ने अपना मुख्य टेम्पो बनाया। यानी विद्रोह की बात, शोषण की बात, उत्पीड़न की बात, अंधेरे को कोसने की बात। उधर जो सम्मा परवाना में उलझा हुआ था, इस पे बड़ा अच्छा शेर कहा है अदम गोंडवी ने, कहा कि अब गज़ल को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, अब गज़ल को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, जो गज़ल माशूक के जलवों से ही वाकिफ़ रही, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो यहाँ वो तरक्की पसंद शायरी जो उर्दू का है की है, उस पे वो चलते हुए नज़र आते हैं। बाइफरकेट होते होते बिल्कुल विरोध का स्वर बन गया, मुखर स्वर बन गया हिंदी गज़ल। हालांकि उनके पहले, अदम गोंडवी के पहले, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, कहा है लोगों ने। तो इस तरह से हिंदी गज़ल चली और उसमें कुछ हिंदी के संस्कार आए, और दोनों में लेन देन भी होता रहा। लेन देन इसलिए होता रहा कि माशूक, उर्दू में पहले माशूक मर्द होता था, औरत की कहीं चर्चा नहीं थी, लेकिन बाद के शायरों ने हिंदी से प्रभावित होकर के माशूक को औरत दिखाना शुरू कर दिया। ये हिंदी गज़ल का प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, और उनका प्रभाव पड़ा इधर, इसलिए कि केदारनाथ जी ने इसी मोतिहारी शहर में कहा था कि साहित्य में हम बाड़ेबंदी नहीं कर सकते, और उदाहरण दिया था कि साइबेरियन पक्षियों को देखिए, वो अपने देश से हजारों मील से उड़ान करके आते हैं और भारत की मिट्टी पे बीट करते हैं, और बीट करने से नई नई वनस्पतियों का उदय होता है, हमारा वनस्पति शास्त्र समृद्ध होता है, इसलिए बाड़ेबंदी मत कीजिए। फिराक साहब ने लिखा है कि कई हजार शब्द उर्दू फारसी के नगीने की तरह हिंदी में जड़ गए, जिसके कारण मेरे गरीब नवाज शब्द का प्रयोग तुलसी जैसे लोगों को भी करना पड़ा, भक्ति काल के तुलसी को करना पड़ा। तो उधर के बहुत सारे शब्द इधर आए, इधर के बहुत सारे शब्द उधर गए। शुरुआती दौर जो गज़ल का रहा, तो उसमें बहुत सारे रचनाकारों को हम पढ़ते हैं, तो उर्दू हिंदी में विभेद का कोई मामला नहीं लगता। वर्तमान दौर में देखते हैं कि उर्दू वाले हिंदी शब्दों के प्रयोग से बचते हैं, और हिंदी वाले भी बहुत हद तक, लेकिन गज़ल का फॉर्मेट ऐसा है कि चाहते ना चाहते हुए भी आपको उन शब्दों को ले आना पड़ेगा, ले आना पड़ेगा। तो हिंदी गज़ल में उर्दू शब्दों का प्रयोग, उर्दू गज़ल में हिंदी शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल, इसको आप किस रूप में? बिल्कुल ये होना ही चाहिए, शब्दों का आना जाना लगा रहना चाहिए।
जो पुरानी गज़लों को आप देखें, दक्कनी गज़लों को देखें, तुझ बदन पर जो लाल साड़ी है, अक्ल उसने मेरी बिसारी है। विरागी जो कहाते हैं उन्हें घर बार करना क्या, हुई जोगन जभी पीकी उसे संसार करना क्या। या जब महाकवि सौदा कहते हैं कि सावन के बादलों की तरह से भरे हुए ये वो नयन है जिनसे के जंगल हरे हुए। नयन शब्द पे गौर किया जाए तो ये शब्द चयन की छूट है साहित्यकारों को, इधर से लें उधर से लें। और उर्दू कोई विदेशी भाषा है नहीं, हमारे सरजमीन की पैदा हुई भाषा है और बड़ी ही खूबसूरत भाषा है। राजनीति ने बार बार दोनों के बीच जो है दरार डालने की कोशिश की, लेकिन हमारा समाज जो है और ख़ास तौर पे जो प्रवृत्ति है साहित्य की, साहित्य ने खुद उसको स्वीकार नहीं किया। जो हिंदी गज़ल खुसरो से चल के हम दुष्यंत कुमार तक आते हैं। हालांकि दुष्यंत कुमार के बाद भी कई धाराएं चलीं जो बड़ी सशक्त रहीं, लेकिन दुष्यंत कुमार तक अगर हम आते हैं तो अमीर खुसरो से दुष्यंत कुमार तक जो हिंदी गज़ल के पड़ाव हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव? देखिए, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में गज़लें कही गई हैं। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध ने चोखे चौपदे कह के गज़ल के शेरों की तरह ही लिखा। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि पूरी की पूरी भारत भारती का जो छंद है वो हाली के मुसद्दस पे आधारित है, उसी ढंग से छंद उसमें लिया गया और बहुत ही कामयाब रचना थी वो। उसके बाद आपको छायावाद काल में आकर के जयशंकर प्रसाद ने भी गज़लें कहीं, निराला ने भी गज़लें कहीं। ये दो कवि उस समय मिलते हैं जो गज़ल के अलंबरदार हैं। लेकिन इन लोगों ने जो गज़लें कहीं वो बहुत प्रभावित करने वाली गज़लें नहीं हैं। एक शमशेर बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, सबसे पायेदार शायर शमशेर हैं। और शमशेर हिंदी और उर्दू के दुआबे के रूप में हिंदी में जाने जाते हैं, जहाँ से हिंदी की भी धारा फूटती है, उर्दू की भी धारा फूटती है। और उनकी गज़लें बहुत ही सशक्त गज़लें हैं। आज उपभोक्तावाद है, उपभोक्तावाद का ज़माना है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतना पहले शमशेर ने कहा कि हुस्नो दौलत मुल्को इश्क आपको बाजार से जो कहिए ला देता हूँ मैं। क्या बात। तो इस ढंग की बात उन्होंने कही कि हर चीज़ बाजार में बिकाऊ है, हम खरीद करके ला सकते हैं। इल्मो हिकमत दीनो ईमा हुस्नो दौलत मुल्को इश्क आपको बाजार से जो कहिए ला देता हूँ मैं। यहाँ शमशेर बड़े पायदार शेर के रूप में और युग से आने वाली चेतना को देखने वाले शायर के रूप में, नैतिकता के प्रभाव का की जो बात थी उस समय में उन्होंने देख लिया था उन्होंने। और सबसे मज़ेदार बात यह कि उन्होंने एक चैलेंज दिया शायरी के माध्यम से, और उस चैलेंज को दुष्यंत कुमार ने स्वीकार किया और उसी ज़मीन पे उठ खड़े हुए दुष्यंत कुमार। वो उन्होंने कहा कि वही उम्र का एक पल कोई लाए, वही उम्र का एक पल कोई लाए, तड़पती हुई सी गज़ल कोई लाए, हकीकत को लाए तख़य्युल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए। और दुष्यंत वो हल लेकर के आ गए और दुष्यंत की गज़लें इतनी मुकम्मल हुईं, इतनी पढ़ी गईं, इतने उसके संस्करण छपे कि वह पुस्तक विक्रय के क्षेत्र में एक मानदंड स्थापित हो गया। इतने संस्करण उसके। संपूर्ण क्रांति के दौर में जो है, संपूर्ण क्रांति के दौर में जयप्रकाश नारायण पे उन्होंने शेर कहे, बड़े अच्छे शेर कहे। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूँ कहो, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में या यूँ कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। फिर कहा उन्होंने कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। यह भी जयप्रकाश नारायण पर यह शेर है। उसके बाद दुष्यंत को आप देखिए, साए में धूप मशहूर कारनामा है उनका। उन्होंने कहा कि यहाँ दरख्त के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें आज उम्र भर के लिए। दरख्त का साया संसद है जो सबको छांव देने की प्रतिबद्धता के साथ स्थापित किया गया है। दुष्यंत कहते हैं यहाँ दरख्त के छाए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें आज उम्र भर के लिए। इंदिराशाही का जो शोषण था, देश में जो घुप अंधेरा इमरजेंसी का छा गया था, उस समय दुष्यंत कहते हैं इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और। आंधी में सिर्फ हम ही उखड़ कर नहीं गिरे, हमसे जुड़ा हुआ था कोई एक नाम और। मरघट में भीड़ है कि मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम और, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम
और कुछ कुछ बिंब उन्होंने ऐसे दिए जिन बिंबों का कोई जवाब नहीं। आँख पे बहुत सारी रचना रसलीन से लेकर के तमाम शायरों ने कही। दुष्यंत कहते हैं, एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये बिंबों का घनत्व इसमें देख लीजिए, कितना अनुभूत है। और इस तरह उन्होंने बहुत सारी बातें कही। कहा कि वो मुतमईन है पत्थर नहीं पिघल सकता, वो मुतमईन है पत्थर नहीं पिघल सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। क्या बात। ये दुष्यंत है। और उन्होंने कहा कि बारिश ये कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। नेता वोट दीजिए हमको। कहा कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। क्या बात। होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंद की कोशिश तो देखिए। बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन, बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए। तो इस ढंग का तंज दुष्यंत में खूब। तो गज़ल का फॉर्मेट जो है, हर तरह के विषय उसमें समाहित हर हुए हैं। इसका दामन इतना वसी है, इतना लंबा चौड़ा व्यापक है, लेकिन सबके बावजूद हर दौर में जो प्रेम जो विषय है, मुझे लगता है कि जो कविता की जितनी विधा है उसमें मूल रूप में यानी आधार रूप में प्रेम ही है। तो हर दौर में गज़ल ने प्रेम को बिल्कुल प्रेम तो धुरी है, मानवता की धुरी है प्रेम। और गज़ल ने ही नहीं, हिंदी की कविताओं ने दोहों में भी प्रेम की महिमा का अनंत गायन किया गया है। कबीर के यहाँ चलिए, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे सो बैठे घर में। शर्त लगा दी। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। और एक उर्दू का शायर कहता है, जिन प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, जिन प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, जिन इश्क में सर ना दिया सो जग जिया तो क्या जिया, ऐसा जीना बेकार है। तो प्रेम से संसार की रचना होती है। बड़ा अच्छा फलसफा है इसमें। फिराक साहब ने लिखा है कि एक व्यक्ति से प्रेम कर हम समस्त कायनात से प्रेम करना समझते हैं। जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता, जो किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परिवार से प्रेम नहीं कर सकता, जो परिवार से प्रेम नहीं करेगा वह समाज से प्रेम नहीं कर सकता, और जो समाज से प्रेम नहीं कर सकता वह राष्ट्र से प्रेम नहीं कर सकता, और जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करता वह समस्त कायनात से कैसे प्रेम करेगा। इसलिए फिराक कहते हैं कि एक व्यक्ति से प्रेम कर हम समस्त कायनात से प्रेम करना समझते हैं। जिसके लिए आपके उर्दू के शायरों ने कहा, तो दिले आशिक फैले तो ज़माना, लफ्ज़ मोहब्बत का अदना सा फसाना है। हसरत मोहानी की वो कहा भी है, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। अमीर खुसरो से दुष्यंत तक हम आए तो दुष्यंत की जो धारा थी, जो तेवर था, उसके मुताबिक अगर आज के दौर में दुष्यंत होते तो किस तरीके से लिख रहे होते, या उनका क्या उनका चरित्र उद्घाटित। देखिए, दुष्यंत होते तो आज क्या लिखते, यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किस दौर में दुष्यंत ने लिखा। तो इमरजेंसी के दौर में लिखा, जब लोकतंत्र की हत्या सरेआम कर दी गई थी इंदिरा शाही के द्वारा, और उस समय प्रतिरोध का स्वर उभरा था दो कवियों के रूप से, मुखर रूप से। एक तो गज़ल के क्षेत्र में दुष्यंत और दूसरे कविता के क्षेत्र में धूमिल, और दोनों को वक्त की वह सरजमी मिली जहाँ कहने के लिए काफ़ी कुछ था। आज वह ज़माना नहीं है जो ज़माना दुष्यंत का था, इसलिए उस ढंग की चीज़ें नहीं आ सकती। यानी कहने का मतलब कि दुष्यंत आज रहते तो वर्तमान परिस्थिति को देख के इसी अनुकूल वो अपनी कलम उनकी खामोश नहीं रहती, बल्कि वो भी कुछ कर रहे होते। तो हम दुष्यंत तक आए। दुष्यंत के बाद भी गज़ल की धारा रुकी नहीं, अनवरत जारी है, और आज भी जो है लगातार लोग गज़लें कह रहे हैं। तो इसमें मौजूदा दौर में, वर्तमान समय में हिंदी गज़ल का तेवर वो क्या है और किस रूप में हमें उसको जानना चाहिए। देखिए, वर्तमान समय में गज़ल बदस्तूर लिखी जा रही है, और वो राजेश रेड्डी जैसे शायर हैं
आलोक श्रीवास्तव जैसे शायर हैं जो कि देश दुनिया में जाने जा रहे हैं, और भी बहुत सारे शायर हैं जो कि गज़ल की सरज़मीन को बुलंदी बख्श रहे हैं अपने लेखन से, और समाज की सारी समस्याओं को वो गज़ल में डाल रहे हैं और गज़ल की धारा चल रही है। और सच यही है कि हिंदी और उर्दू गज़लों में बहुत फासला नहीं रह गया है, गंगा जमुना की तरह ये एक दूसरे में घुल मिल गई है, इसलिए इसमें बाइफरकेट कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि बहुत सारे हिंदी शब्दों को लेकर के पूरी की पूरी शायरी उर्दू वाले भी कर देते हैं। बशीर बद्र को देखिए, बहुत सारी बातें, निदा फाजली साहब को देखिए, और उसी तरह इधर देखिए हिंदी के लोग दुष्यंत पे उर्दू का शायर होने का भी कुछ लोग चस्पा करते हैं, कहते हैं कि सारा कुछ उर्दू की तरह। कभी मचान पे चढ़ने की आरजू उभरी, कभी ये डर के ये सीढ़ी फिसल न जाए कहीं, नजर नवाज नज़ारा बदल न जाए कहीं, ज़रा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। अब आपको फैसला करना मुश्किल होगा कि ये उर्दू की गज़ल है या हिंदी की गज़ल है, और यह भी कि हिंदी में जो लिखे तो हिंदी का आदमी लिखे तो हिंदी गज़ल, उर्दू का आदमी लिखे, मुस्लिम लिखे तो उर्दू गज़ल, तो ये बेमानी की बात होगी। प्रगतिशील आंदोलन जो चला, प्रगतिशील आंदोलन के पहले उर्दू गज़ल में कहीं भी प्रतिरोध नज़र नहीं आता है, हिंदी में नज़र आता है प्रतिरोध। ऑफ कर दीजिए। हाँ, मैंने हिंदी में प्रतिरोध नज़र आता है, उर्दू में नज़र नहीं आता। उर्दू में जैसे कलीमुद्दीन अहमद ने कहा, गज़ल की गर्दन उड़ा देने की बात उन्होंने कही कि ये सिर्फ जो है उनका ये कहना था, इन लब्बो-लुबाब ये था कि उर्दू वाले ज़हनी अय्याशी में सिर्फ लगे हुए हैं, वो जो समय की जो मांग है उस मांग के अनुरूप ये अपने आप को वो खड़ा नहीं पाते थे गज़ल को, इसलिए गज़ल का विरोध भी उन्होंने किया। हाल ही ने भी गज़ल का विरोध किया, लेकिन हर समय की चुनौतियों को गज़ल ने स्वीकार किया है। और हिंदी की तरह उर्दू में कविताएं उतनी सशक्त नहीं हैं जितनी गज़ल है, और गज़ल की हिमायत में उर्दू वाला कहता है कि नज़्म के मुरीदों से एक बात कहनी है, बस गज़ल ही रहनी है। तो नज़्म कहने वाला भी गज़ल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे ये बात तय हो जाती है कि गज़ल की विधा अपने आत्म में शाश्वत है, नायाब है, और कभी भी गज़ल मरने की नहीं है। तो अभी गज़ल की विधा पर डॉक्टर अरुण कुमार जी से बहुत सारी नायाब बातें हमने सुनी, और जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि गज़ल हमारी तहज़ीब में है और हमारी तहज़ीब गज़ल में है, ये कभी मरेगी नहीं, और जब तक इंसान के पास धड़कता हुआ दिल रहेगा तब तक ये गज़ल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। नमस्कार।